हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देख के लगेगा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस मैथ्स के करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैंने सीजीएल के पुराने पेपर्स को रेफर करा है। सीएचएसएल के पुराने पेपर्स, कुछ सीपीयू के क्वेश्चंस हैं, कुछ आईबी के भी हैं और आईसीएआर की भी हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे यदि देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम मेंशन करे हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबी में क्या है कि कई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। बाकी वो इजी ही होते हैं। तो मतलब मैं ये कहूँ कि भाई आईबी के लिए भी ये क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कोई गलत चीज नहीं की थी। ठीक है। तो आईबी के लिए है ना, और आईसीएआर और स्टेनो और सीपीयू, हमारा सीएचएसएल का एग्जाम बहुत पास है। तो उसके लिए हमको जो है मैथ्स की प्रैक्टिस ही करनी है ना। तो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए हम बेस्ट अप्रोच देखेंगे, जैसा कि मैंने जो प्रीवियस सीट में भी करवाया था, जब सीट फर्स्ट अपलोड करी थी, सीट फर्स्ट का सोल्यूशन जब हमने करवाया था, तो मैथ्स में बेस्ट अप्रोच देखी थी। बेस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखी थी। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब भी मैंने बताया था तुमको कि भाई हमारे पास यदि कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच पॉसिबल है ना मैथ्स में, तो हम वो शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास जो मेन पेपर आएगा ना, तो उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको हम देख के तुरंत हमारे माइंड में हिट करेगा और हम क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका हमारे दिमाग में कोई आंसर ही नहीं आएगा, जो हम स्टक करेंगे, और जिन पे हम स्टक होंगे तो उस क्वेश्चन पे हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे हमारा माइंड तुरंत हिट कर रहा है, तो वहां पे हम सीधा शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाने का प्रयास करेंगे यदि पॉसिबल है तो। बाकी तो हम करेंगे ही वो फॉर्मूला फॉर्मूला लगा के। ठीक है। दूसरा, फिर जो है हमारे पास टाइम जो बचेगा वहां से ऐसा करने से, तो वो हम टाइम उस पर दे पाएंगे जहां पे हम अटक रहे हैं क्वेश्चन में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, ये जो शीट 2 है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे जो है अपलोड करवा दी मॉक फॉर्म में, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे। ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल पे ना ही केवल हम ये प्रैक्टिस शीट, बल्कि हमने कुछ मॉक्स भी अपलोड करे हुए हैं। मैंने 1 से 7 तक मॉक अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। और वीकली आप मॉक्स जो है इस पे दे सकते हैं, बट अभी सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में है। दूसरा, जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि लीनियर रेस वाला टॉपिक रहा है। ठीक है। लीनियर रेस वाला टॉपिक 2023 के हर सीजीएल एग्जाम में या फिर सीएचएसएल के हर शिफ्ट में, तो लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एक हमारा टॉपिक आता है डिसऑनेस्ट डीलर वाला, तो वो भी बहुत टॉपिक पूछा गया है आराम से इन सारी शिफ्ट में। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो स्टूडेंट को कई बार समझ में नहीं बैठता, ठीक है, तो वो है हमारा एसआई की इंस्टॉलमेंट। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, और इसके साथ भी कई और टॉपिक भी हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। मैं उनकी जो लिंक लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 2011 प्लस में एक्स की पावर 2010 प्लस में डॉट 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 प्लस में एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर 2011, और क्यू एक्स वैल्यू भी दे रखी है हमको ऐसे करके। हमको द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। जब ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन रखा ना, तो एग्जामिनर ने ये सोच के नहीं रखा कि बेस स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर खोलने के लिए भाई मतलब वो चाहिए कि हमें कोई ऑपरेशन चाहिए, या फिर हमारे पास कोई कंप्यूटर होना चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। बाकी कोई ऐसा दिख रहा है आपको कि भाई इसको बिना उसके सॉल्व कर पाओ? दिख रहा है ऐसा कुछ तरीका? नहीं दिख रहा। तो भाई जब ऐसा कोई तरीका दिख ही नहीं रहा है हमको, तो सीधा सीधा सॉल्यूशन, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा ना, उसका उतना ही शॉर्ट अप्रोच होगी। ठीक है। हम यहाँ पे यदि एक्स की वैल्यू 0 रख दें, तो हमारे पास पी जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है? पी जीरो की वैल्यू बताओगे? पी जीरो हमने जब एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो जीरो जीरो, यहाँ तक ये 0 0 हो गया, यानी कि एक बच गया हमारे पास टोटली। पी जीरो की वैल्यू 1 आ रही है, और क्यू जीरो की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और हम यहाँ से अब पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया ना हमारे पास। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आपने कितने सेकंड लिए इस क्वेश्चन कराने में? 5 से 6 सेकंड में हो गया था, यदि ये शॉर्टेस्ट सवाल आपको पता है तो। दूसरा, कई भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई रटा रटा आंसर है, ये तो कोई कर देता। भाई एक्स की जगह मैं अब 1 रख के बता सकता हूँ, एक्स की जगह 2 तो मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि भाई 2 की बहुत 2011 आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं तो बस इस पे ही जाऊंगा कि भाई मैं एक्स की पावर वो रख सकता हूँ आपकी जगह, एक्स की पावर एक्स बराबर 1 रख के देख लो।
जब मैंने वन रखा ना, तो एक्स की जगह वन रखा, तो मेरे पास देखो ये 2011 तक है, एक्स से ले एक्स की पावर वन से 2011 तक है। तो हमारे पास जो P1 की वैल्यू है ना, P1 की वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ गई, 2012 का होल स्क्वायर माइनस में वन। ये तो 2011, तो ये हो गए हमारे पास पूरे 2011, एक्स से एक्स पर 2011 तक, और एक ये तो 2012 का होल स्क्वायर माइनस में वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2011 इंटू 2013, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला रह रहे हैं, ये तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक को एक का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास जब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और हमारे पास यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, देखो एक्स की पावर 2010 तक है, एक्स से लेके, तो हमारे पास 2010 तो ये बन गया, और 2011 है। अब देख लो यहाँ से यदि पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स करें, तो भी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इससे ज्यादा मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो हमने इस मेथड कोई भी लगा दो, आपका शॉर्टेस्ट अप्रोच यही है ना कि भाई एक्स की वैल्यू जीरो ही रख दो, हमको जब जीरो ही रखा ही आ रही है हमसे, कई तो यहाँ पे जाके स्टक कर देंगे जब वन रखेंगे तो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एन ओ पी कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 20, 15 एंड 12 days respectively. They started the work together and left the work 4 days before the work was completed, and O left the work 2 days after and had left. यानी कि O ने 2 दिन पहले छोड़ा काम होने से पहले। P completed the remaining work alone. How many days will be required to complete the whole work? ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कैसे करना है। यहाँ पे NOP है, NOP, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं, इसका हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20 है, इसका हमारे पास 15 है, इसका 12 है। ठीक है। तो हमारे पास इनकी एफिशिएंसी बता सकते हो, एफिशिएंसी एफिशिएंसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल टाइम होना चाहिए, टोटल वर्क होना चाहिए। और टोटल वर्क हम इनका एलसीएम मान ले तो कोई गलती कर रहे हैं हम। हमने जो टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक पढ़ा, तो हमने टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में सिर्फ कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट ही हैं इसमें। एक तो नंबर ऑफ डेज इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो किसी काम को करने में उतना ही कम टाइम लेगा। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी और वो जितना ज्यादा काम करेगा, तो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। मान लो एक पर्सन है जो एक डेज में 5 कुर्सी बना रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी 5 कुर्सी की है एक दिन में, और वो 4 दिन काम करेगा तो 4 दिन में वो 20 कुर्सियां बना देगा। ये हमारे पास टोटल वर्क का फॉर्मूला हो गया। एक हमारे पास कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है, शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, हमें शेयर दे देगा तो इस शेयर में ए का इतना पार्ट है, तो यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा जो शेयर मिला होगा उसको। अब यानी कि मैं टोटल वर्क को यहाँ से, मैंने टोटल वर्क को कितना मान लिया, मैंने 60 मान लिया, तीनों का एलसीएम। तो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई। अब हमसे कह क्या रहा है, एन लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि एन ने ये 4 डेज और काम कर लिया होता, ये 4 डेज और काम कर लिया होता, तो इन 4 डेज में जब इतना काम करा था उसने, तो यहाँ पे उतना काम बढ़ाना भी तो चाहिए टोटल काम में। यानी कि उसने यदि 4 डेज और काम कर लिया होता ना, तो हमारे पास ये जो वर्क है ना, वो चार की वो अब कितना हो जाता हमारे पास, यहाँ पे 4 × 3 = 12 हो जाता, मतलब ये यहाँ पे जुड़ जाता ना, गुणा 4 करके। अब दोबारा में यदि हम देखें, तो हमारे पास जब बी ओ की एफिशिएंसी हमारे पास 4 है, और ओ ने 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, और 2 दिन पहले छोड़ा जब उसने, तो मैं एक चीज मान के चलूँ कि ये 2 दिन और काम कर रहा है हमारे पास। तो अब कौन कौन काम कर रहा है, अब हमारे पास टोटल काम है 80, और 80 काम में से किसी ने भी छोड़ा नहीं है, अब पूरा काम इन तीनों ने ही मिलकर कराया एंड तक। तो हमारे पास कितनी एफिशिएंसी से कराया इन्होंने, 12 एफिशिएंसी के साथ। कितने डेज लगे इनको करने में, 80 अपॉन में 12 डेज। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। ठीक है। ठीक है। या फिर मैं यहाँ देखते ही समझ गया था 3 4 5 है, हम जब मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को तो हमारे पास नीचे 12 आना है ऑप्शन में, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन में 12 है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एन इज इक्वल टू पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर इज ए 12 digit number such that p q and r are natural numbers, which of the following statement is correct regarding it? मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें। आपको यदि ये चीज पता है ना कि हमारे पास एक संख्या होती है जो होती है 1001। 1001 को हम लिखते हैं 7 × 11 × 13। ठीक है। 7 × 11 × 13 लिखते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब हमने 1001 को ऐसे लिखा, भाई ये एसएससी के हिसाब से फेवरेट नंबर है, एसएससी फेवरेट नंबर, ठीक है। तो भाई इससे ज्यादा क्वेश्चन
इससे अभी की तो मैं कहूंगा नहीं, पर भाई क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। तो जब, भाई इसको याद रखो ऐसे की ऐसे ही। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने ये क्यों समझाया आपको। जब हम 1001 को, मैंने सपोज करो कि ये PQR है हमारे पास कोई नंबर, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। PQR को मैंने लिया 126 ले लिया मैंने, 126। तो ए गुणा 126 करा मैंने, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 126, 126। तो आप कहोगे कि ये रटा रटाया आंसर है, हमको तो PQR की जगह और कुछ लेके बताओ। हमारे को लेना है, जैसे मैंने ले लिया 183 या फिर 184 ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास जब 1001 गुणा 184 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, फिर दोबारा से हमारा 184 आएगा। तो मैंने क्या देखा, जब हम ये ऐसी कोई संख्या आ रही है ना हमारे पास, PQR, तो हमारे पास, हम मैं इसमें क्या देख पा रहा हूँ कि हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ 1001 है, ये मल्टीपल ऑफ 1001। देख लिया आपने यहाँ पे प्रूफ भी दे दिया मैंने। ऐसी कोई संख्या आएगी तो वो कितने, 1001 का मल्टीपल रहेगी। तो हमारे पास अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, n डिविजिबल बाई 91। हम देख रहे हैं यहाँ से 7 × 13 तो आ रहा है, इसमें 13×7 = 91, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है हमारा। n when divided by 143, द रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर इज 1 क्यों है भाई, 11 × 13 अगर हमने 143 आता है, 143 को जब हम इस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं 1001 से, तो वो डिवाइड है, तो हमारे पास ये तो जीरो रिमाइंडर आना चाहिए, तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत है। एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। एन हमेशा 6 से डिविजिबल हुआ, ऐसा कुछ जरूरी है क्या। भाई यहाँ पे तो मैंने 126 लिया था, इस 126 की जगह जब मैंने 184, इसी वजह से लिया था मैंने आपको 184 समझाने के लिए, कि हमारे पास ये 184 6 से डिविजिबल है क्या, ये 6 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, और ये भी हमारे पास 6 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और चौथा है हमारे पास 1001 इज द फैक्टर ऑफ एन, तो हमारे पास ये सही है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन ऐड कर लो इसमें, हमारे पास दूसरा, और जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ठीक। ट्रेन ए टेक्स 35 मिनट मोर देन ट्रेन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 460 किलोमीटर। ड्यू टू इंजन फेलियर द स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई ए क्वार्टर एंड एज अ रिजल्ट ट्रेन बी टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ ए। हमने यदि प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे मैं लेके जाऊं, तो आपको यदि ये पता है तो आप कितने सेकंड में कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, मात्र 7 से 8 सेकंड में उड़ा पाएंगे, यदि ये आपको पता है तो आराम से। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। हमारे पास दे रखा है ट्रेन ए टेक्स 35 मिनट मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 460 किलोमीटर। हमारे पास केस फर्स्ट और केस सेकंड है इसमें। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है ये, कि ट्रेन ए है ना, जो ट्रेन बी से 35 मिनट लेट ही चलती है, मतलब 35 मिनट लेट होती है। अब जब बी की स्पीड कम हो रही है, बी की स्पीड कम हो रही है इंजन फेलियर की वजह से, तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ बी है, स्पीड ऑफ बी स्पीड ऑफ बी का हमारे पास क्या हो रहा है, 4 से 3 हो रही है। तो हमारे पास जब आपने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा ना यहाँ पे, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत लोगों को याद रखनी चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है ना। तो हमारे पास जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास एस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हमारे पास जो टाइम रहेगा, बी का टाइम रहेगा, वो हमारे पास कितना रहेगा, 3 से 4। यानी कि यूजुअल टाइम उसको 3 लगता है, जब उसकी 4 स्पीड थी ना, तो उसको यूजुअल टाइम 3 था उसका। अब उसकी जब स्पीड 3 हो गई तो उसका टाइम भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो उसका टाइम कितना बढ़ गया, टाइम 1 यूनिट बढ़ गया उसका, 1 यूनिट बढ़ गया। और इस 1 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो मेरे को, इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। मेरे को यहाँ पे ये बताओ, 35 मिनट ज्यादा लेती थी ट्रेन ए बी से, तो जब बी ट्रेन 30 मिनट मोर ले रही है अब कवर द सेम डिस्टेंस, तो पहले तो उस बी ने ये वाली 35 मिनट कवर करी है, पहली तो ये वाली 35 मिनट कवर करी है, फिर उसने 30 मिनट ज्यादा लिए हैं और ऐसे, तो यानी कि ए से की वैल्यू हमारे पास 65 मिनट लेट नहीं है क्या। भाई पहले तो ट्रेन ए लेट हो रही थी, अब ट्रेन बी लेट हो रही है, तो ट्रेन बी टोटली कितना लेट हुई है इस अंतराल में, 65 मिनट। यानी कि उसकी यूजुअल टाइम कितना था, यूजुअल टाइम हमारे पास 195 मिनट था। तो हमारे पास जो ए का टाइम आएगा, ए का टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 230 मिनट्स, क्योंकि 195 और 35 मिनट ज्यादा ले रही है, तो 230 मिनट्स। अब हमारे पास जब स्पीड आ रही है, तो हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड स्पीड हमारे पास आ जाएगी 2 किलोमीटर पर मिनट। भाई 460 किलोमीटर की दूरी को ये 230 मिनट में कर रही है, तो हमारे पास 2 किलोमीटर पर मिनट, और 2 किलोमीटर पर मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर।
120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने जब 2 किलोमीटर 1 मिनट में चल दिया तो वो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में कितना चल देगी, 120 ही तो चलेगी। तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर कितने मिनट में आ गया इसका। इसका यदि मैं देखूं तो 8 से 10 सेकंड में आंसर लगा देना चाहिए आपको। 8 से 10 सेकंड में लगा देना चाहिए आपको ये कॉन्सेप्ट। ये एकदम भाई, कई बार हमसे बेसिक से पूछता है ना, पर ये तो ज्यादा ही बेसिक से पूछ लेता है इसलिए क्वेश्चन। पर कई बार स्टूडेंट इसमें मार्क खा जाते हैं और इसमें 1 की जगह, इनकी जगह 65 की जगह वो 30 लिख देते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। इन द बिलो फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी डी। एल एम इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। ए एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो गया। एंड डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। एंड डी हमारे पास कहाँ पे है, ये 4.5 है हमारे पास। ठीक है। और हमारे पास ए एल की वैल्यू है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। तो हमको वैल्यू बतानी है, एल सी प्लस में ए एल निकालना है, एल सी प्लस। मेरे को एक चीज बताओ, मैं इसमें सिमिलैरिटी नहीं लगा सकता क्या? मैं इसमें सिमिलैरिटी नहीं लगा सकता क्या? ये पूरी लाइन है ना जो इसके पैरेलल है, ये भी पूरी लाइन पैरेलल है ये आपस में। यदि इनका रेशियो 5:3 है तो इनका रेशियो में हमारे पास 5:3 होगा। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे कर दिया। हम इस फिगर को यदि खोल के देखें हैं, हमारे पास इस फिगर को मैं खोल के बताऊं आपको, तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर है, ए बी सी और डी। ठीक है। हमने जब यहाँ तक ये कर लिया है ना, और हमसे क्या कह रहा है ये, अब हमसे कह रहा है ये इस चीज में कि ये हमारे पास एन हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। ठीक है। ये इसके पैरेलल है, पूरी एल एम इस सी डी के पैरेलल है। तो मैं आगे जब बढ़ाऊंगा इस रेखा को तो पूरा हमारा जो यहाँ से यहाँ तक पूरा वो हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जब इनका रेशो कितना है, रेशो 5:3 में है, तो हमारे पास ये भी 5:3 में है, ये भी 5:3 में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 की वैल्यू जब 8.5 दे रखी है, तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, 5.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। भाई 1.7 टाइम ही तो है। जब ये हमारे पास 4.5 है तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, ए एन की वैल्यू हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 7.5 प्लस में 5.1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12.6 हो जाएगा। ये सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। सिमिलैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। छठवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। छठवें क्वेश्चन में हमारे से क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल टू ए सी एंड रेशियो ऑफ बी डी एंड ए डी इज इक्वल टू 2:5। मेरे को किसके पैरेलल लेनी है, एसी के पैरेलल लेनी है ना। तो मैं एसी को नीचे रख लेता हूँ। ठीक है। एसी को नीचे रख लेता हूँ, जस्ट कि हमारा जो चित्र है वो एकदम क्लियर हमको दिखे अच्छे से। ठीक है। हमको ऐसे नजर टेढ़ी मेढ़ी ना करना पड़े। हम सीधा यहाँ पे देखेंगे ए बी और सी, है ना। डी और ई यहाँ पे कोई पॉइंट्स है, तो डी ई पैरेलल टू किसके है, एसी के पैरेलल। डी ई पैरेलल टू एसी। अब हमसे क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ बी डी एंड ए डी इज 2:5। बी डी एंड ए डी इज 2:5। ये 2 है, ये 5 है। तो मैं यदि पूरा पूछूं आपसे बी ए की वैल्यू, तो बी ए की वैल्यू 7 यूनिट है। If the area of triangle BED is k% less than the area of quadrilateral ACED, uh, then value of k is closest to। मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे, जब हमारे पास ये 2:5 है तो हमारे पास इसका रेशियो और इसका रेशियो भी 2:5 है। इसका रेशियो और इसका रेशियो, सॉरी, इसका रेशियो और इसका रेशियो हमारे पास 2:7 है। क्यों 2:7 है? क्योंकि यहाँ तक हमारे पास जब ये 2 है तो और ये पूरी 7 है, तो हमारे पास 2:7 है इसकी वैल्यू। जब हमारे पास ये 2:7 है तो मैं आपसे यदि एरिया ऑफ, आपको लिखना नहीं है इसी समझाने के लिए, एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ, मैं आपसे बढ़ के वाले ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी का यदि मैं पूछूं तो इनका रेशियो कितना होगा, 2 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास इसका एरिया 4 है और इसका एरिया 49 है। 4 है और 49 है। तो मैं आपसे यदि पूछूं, हमारे पास ये आ गया 4 आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 यूनिट है। ठीक है। और इसकी हमारे पास कितनी हो जाएगी फिर, 45 यूनिट। ठीक है। जब ये 45 है, ये हमारे पास 4 है, तो 4 45 से कितना परसेंट कम है, 41 कम है 45 पे। इंटू 100 करके देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 820/9। और 820/9 तो देखते ही लग गया होगा आपको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास यही ऑप्शन है, क्योंकि 810 ही होता है 90 टाइम्स तो।
810 90 टाइम्स होता है, तो हम इसमें और एक टाइम जोड़ेंगे तो 91.1, यानी कि 91 प्लस जाना है यहाँ से, आपको समझ में आ गया होगा। 91 प्लस जाना है तो हमारे पास कितना आ रहा है, 91.1, ये एक आंसर है। हमारे पास कितने सेकंड लगे, मैक्स टू मैक्स 12 से 15 सेकंड लगे इस क्वेश्चन करने में। आपको ये चीजें नहीं लिखनी है एग्जाम में, डोंट राइट इन द एग्जाम, ओनली टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। ठीक है। हमारे पास है द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 154 सेंटीमीटर, एंड द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इन दैट ग्रुप इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द ग्रुप। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज। कई लोग इसमें क्या लगाने की सोच रहे होंगे, डेविएशन लगाने की सोच रहे होंगे। डेविएशन कैसे लगाओगे भाई, डेविएशन कैसे लगाओगे मेरे को बता दो। और डेविएशन से मैं आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच ही जो है, हम क्या है कि शॉर्टेस्ट अप्रोच जो हम लगाएंगे, तो इसमें सीधा सीधा ही लगा दो भाई, आप एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, एवरेज कॉन्सेप्ट ही लगा दो ना सीधा सीधा इसमें। जब एवरेज कॉन्सेप्ट हमने लगाया तो हमारे पास देखो बी का दे रखा है और जी का दे रखा है। जी का हमारे पास कितना है, 154 है। मैंने यदि टोटल को एक्स मान लिया तो ये हमारे पास बॉयज का कितना हो जाएगा, एक्स+3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने x+3 का 154 है, और हमसे कह क्या रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि ये हमारे पास कितना है, 4 है, तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 3 है। तो हम यदि सिंपल सा ही फॉर्मूला लगा दें एवरेज का, तो हमारे पास यहाँ से कितना रहेगा, 4x प्लस में 12 है, प्लस में 154 इंटू 3 करो, 150 इंटू 3 करे तो हमने 450, और 450 प्लस में 12 ही तो आएगा, यानी कि 462। इसकी वैल्यू हमको 7x दे रखी है। यानी कि हम यहाँ से क्या देख पाए कि हमारे पास 474 की वैल्यू 3x है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1, 5 और 8, तो 158 सेंटीमीटर हमको लड़कों का बताना था। लड़कों का कितना आ जाएगा हमारे पास, 161। ठीक है। हमारे पास कौन सा हो गया, 161 ऑप्शन हो गया। ठीक है। यदि आपको ये चीजें तुरंत समझ में आ गई तो आपने कितने सेकंड लिए इस क्वेश्चन करने में, 12 15 सेकंड लिए। अब ये तुरंत चीज समझ में आ गई का मतलब ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सीधा तभी हिट करना चाहिए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही हिट कर रहा है ना कॉन्सेप्ट, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई। वरना आपको यदि सोचने की जरूरत पड़ रही है कि भाई इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं, तो भाई फिर तो आपको देखो थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी यदि आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो भाई मान के चलो कि तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है आपने। ठीक है। अब हमारे पास है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 1/4 और 5/12। मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो हमारे पास फिर सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी कि 3/5। ठीक है। A received 4% of the annual profit for providing services to the business, and the remaining annual profit is divided between them in the proportion to their investments. If B's share in the annual profit is 30 lakhs, then what is A's share in lakhs? ठीक है। हमारे मेरे को ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस जब हमने पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो पार्टनरशिप में तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि पी आर आई टी, पी आर आई टी। तो हमारे पास जब यहाँ पे ए और बी के जो शेयर्स का वो दिया हुआ है प्रॉफिट का, उन्होंने कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करी है, तो उनके जो शेयर का रेशियो भी, मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो भी 3/5 होगा। अब ए को शेयर मिल कितना रहा है, ए को शेयर मिल कितना रहा है, ए रिसीव्ड 4% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बिजनेस, एंड द रिमेनिंग एनुअल प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द प्रोपोर्शन टू दियर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मतलब इसका कहना का मतलब जान रहे हो आप, कि ए का यदि मैं शेयर की बात करूँ तो ए का शेयर हम पता है कितना है यहाँ से, उसको टोटल प्रॉफिट का 4% तो मिला ही है सर्विस प्रोवाइड के लिए। अब बचा कितना, 96%। 96% को इन्होंने इक्वली बांट दिया, यानी कि इसका प्रॉफिट इतना रहा है टोटली, 8 का 4% प्लस में 3 का 96%। और यदि मैं बी का निकालू तो बी का हमारे पास कितना रहा है, बी का 5 का 96% ही रहा है। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जब 8 चौका 32 और 32 प्लस में 3 गुना करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 288। यानी कि 32% प्लस में 288%, ये हमारे पास 320% आ गया। और ये हमारे पास कितना है, 480%। इस 480% की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 ही तो आएगी। हमारे पास 20 लाख की तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
कितने सेकंड लगे होंगे? 10 से 12 सेकंड लगे होंगे भाई आराम से। आपको ये नहीं करना है कि भाई पहले आपने 480% की वैल्यू है आपके पास, तो आपने पहले 100% की वैल्यू निकाली, फिर आप 320 पे जाओगे। आपको सीधा सीधा भाई यहाँ से 480 की वैल्यू दी हुई है, हमको 320 की निकालनी है, तो 320 की कितनी हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी हमारे पास सीधे सीधे। ठीक है, हमने सीधा सीधा 20 आंसर कर दिया 10 से 12 सेकंड में। द वैल्यू ऑफ 3:20 अपॉन 3/4 ऑफ 2/45। भाई जब बोर्ड मास से कोई क्वेश्चन हो ना सॉल्व करने के लिए, हमको बोर्ड मास लगाना है, और बोर्ड मास के प्रत्येक जो है सिंबल, जैसे कि ऑफ भी शामिल कर रहा है, डिवाइड को भी कर रहा है, मल्टीप्लाई को भी कर रहा है, तो आपको कूल एंड काम रहना है भाई। ठीक है ना? और कूल एंड काम रह के ही आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, वरना हड़बड़ी में ना आपने जल्दी जल्दी में करने की ट्राई करा क्वेश्चन को, 100% चांसेस है कि आपका 2.5 नंबर कटेगा। क्योंकि प्री में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 100% चांसेस है कि वो गलत ही होने वाला है, सही नहीं होने वाला हड़बड़ी में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले कूल काम रहिए, एकदम एकदम शांति से सॉल्व करिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है 3/20 भाग में 3/4 ऑफ 2/45। पहले हमको ऑफ सॉल्व करना है, यानी कि मैं 3/20 को ऐसे कैसे लिख दूं भाग। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, ये हमारे पास ऑफ का मतलब गुणा ही तो होता है, यानी कि 15 बार कट गया, फिर हमारे पास 2 बार कट गया, यानी कि ये 1/30 आ गया। इतना पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना है, यहाँ से 520, 21/4, 21/4 भाग। अब भाग करने से पहले इसमें जब ऑफ दिया हुआ है हमको, तो 9/8 इंटू में, ये हमारे पास कितना है, 2 6 और 7, यानी कि 7/3। तो ये 3 से कितने बार कटे, यानी कि 21/8 आ गया ये। ठीक है, 21/8 को अब गुणा करना है, पर गुणा करने से पहले भाग देख लो, यहाँ पे 3/2 भाग में ये हमको कितना दिया हुआ है, 9/4। तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/9 करेंगे तो हमारे पास ये इतना आ गया, 2/3 आ गया हमारे पास। तो 2/3 को यहाँ पे लिख दो। तो हमारे पास अब है क्या है यहाँ पे, ये हमने सॉल्व करा ना, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 90/20 आ रहा है ये सॉल्व करने पे, माइनस ये हम यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ रहा है, और 2 इंटू में 2/3 करना है सीधा सीधा। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ से एक चीज देख पाए कि हमारे पास 9/2 माइनस में 4/3 आ रहा है, 27 माइनस में 8/6, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 19/6। 19/6 कौन सा है, इसको सही करने, इसको सही कर लो, इसको 19 बटे कर लो। ठीक है, 19/6 ये हमारे पास ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। हमने कितने सेकंड लिए, चाहे ज्यादा टाइम लगा, पर हड़बड़ी में थोड़ा, जैसे 15 से 20 सेकंड भी लग रहा है ना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई जल्दी जल्दी में गड़बड़ी मत कर देना। जल्दी जल्दी में गड़बड़ी मत कर देना, क्योंकि जल्दी में 100% चांसेस है कि गलत करके आओगे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, 10वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास। A sum of 27 is divided between A, B and C such that the ratio of combined shares of B and C to the share of A is 11:6, and the ratio of C to combined shares of A and B is 3:10. What is the share of B? हमको यदि शेयर ऑफ बी निकालना है, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या है कि हमारे पास कुछ मल्टीपल मल्टीपल, हम क्या देख सकते हैं, हमको इंडिविजुअली बी का दिया हुआ था, पर इंडिविजुअली हमको बी का कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा के हिसाब से चलना है हमको। हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया है बी प्लस में सी अपॉन में ए इज इक्वल टू कह रहा है रेशियो 5। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास कितना कह रहा है, C2 कंबाइंड रेशियो ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ये हमको दिया हुआ है 3:10। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले भाई, पहले तो ये देखो कि हमारे पास जब शेयर है ए प्लस में बी प्लस में सी, तो वो हमारे पास दोनों से सेम सेम आना चाहिए ना। दोनों से सेम आने का तात्पर्य ये है कि किसी क्वेश्चन में यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कुछ है, तो वो उस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। यानी कि हमने यहाँ से यदि ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करा, तो मेरे पास यहाँ से 16 यूनिट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यदि मैंने ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करा ना, तो यहाँ से हमारे पास 13 यूनिट आ रहा है। तो इज इट पॉसिबल कि हमारे पास ये दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो हमको इनको सेम बनाने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 13/13 से, और नीचे वाले इक्वेशन को हमको 16/16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम यहाँ से क्या देख पाएंगे, 143/65, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16×48/160। अब देख लो, ए प्लस बी प्लस सी आ गया ना सी, ए प्लस में बी प्लस में सी बन गया हमारे पास 208। और हम यहाँ से क्या देख पाए कि हमारे पास देखो ए की वैल्यू इंडिविजुअली कितना आ गई, 65 आ गई। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से
95, और 95 हमें बी का ही तो निकालना था। 95 तो हम क्या लिख सकते हैं, 19 × 5। हमने सीधा यहाँ से क्या देख लिया, 19 का मल्टीपल। 19 का मल्टीपल, अब यहाँ पे 19 का मल्टीपल चेक कर लो। 19 × 4 = 76, हमारे पास 7 बच गया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। 19 × 4 = 76, 19 × 95 ये ऑप्शन नहीं है। 19 × 76 ये ऑप्शन नहीं है, हमारे पास यही ऑप्शन तो बच गया। 19 × 114 और 19 × 195। तो हमारे पास कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन करने में, 12 से 15 सेकंड ही लगे होंगे मैक्सिमम। आपकी कैलकुलेशन यदि फास्ट है तो। बाकी हमको यदि भाई कुछ मान हुआ वैसे भी होंगे, करके बताओ कि आपने तो रट रट्टू पे आए होगे कि आपने तो कर दिया ऐसे। हमारे पास ए का शेयर इतना आ गया, बी का इतना आ गया, तो हमारे पास सी का कितना बच गया, अब सी का 48 हो गया। ठीक है। और इसी 208 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 2704 दी हुई है। 2704। तो यानी कि ये कितनी बार कट रहा है, मैं यदि इसको 4 से, सॉरी, हाँ 4 से ही काट लेता हूँ। 4 से क्यों, मैं इसको यदि 8 से काटूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 8 दूनी 16, और ये मेरे पास कितना आ गया, 8 दूनी 16 और 26। इस 26 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 8×3 = 24। ये मेरे पास 3 बच गया, 8×3 = 24, 8×2 = 64। ठीक है। तो यानी कि 26 से यदि मैं इसको काटूं तो 26 से कम 26, और 26 दिया 73। हमारे पास एक की वैल्यू 13 आ रही है, तो हमको 95 की वैल्यू चाहिए। 95 × 13, तो 95 × 13 कर लो इसमें। बता रहे 95 × 13 करो, 13 × 95, और ये 9, 13 × 65, 6 और 123। ठीक है, तो 1235 ही आ गया। हमारे पास है 11वां क्वेश्चन। रेशमा सेल्स 2/3 ऑफ द गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 26%, 20% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, एंड द रिमेनिंग गुड्स एट अ लॉस ऑफ 32%। ठीक है। Assuming all the goods are of the same cost price, what is her overall gain percentage in the whole transaction? ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से रेशमा ने 2/3 यहाँ से तो बेचा, ठीक है, और बचे कुचे का उसने 1/5 यहाँ से बेच दिया। तो यदि मैं टोटल को मानूं तो टोटल, यदि मैं इनका एलसीएम मान लूं, एलसीएम 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 15। यदि उसके पास टोटल गुड्स 15 है तो 15 का उसने 2/3 यानी कि 10, और इसमें से बचा कुचा 5 बचा ना, 5 का बचा जो 20% है वो 1 है, और इसका फिर बचा कुचा कितना है, 4 है। इस 10 को उसने कितने परसेंट पे बेचा है, 26% प्रॉफिट पे। इसको उसने कितने पे बेचा है, 20%, 40% की प्रॉफिट पे। और इसको उसने बेचा है 25% के लॉस पे। तो अब मैं यहाँ से, हमारे पास जो शॉर्टेस्ट अप्रोच है वो यही तो है कि भाई हम यहाँ से वेटेड एवरेज लगा दें। वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 260, प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा, 40, प्लस माइनस में यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 100, अपॉन में ये कितने में बढ़ेगा, 15 में बटेगा। यानी कि 200 अपॉन में 15, और 200 अपॉन में 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 × 13 करते हैं ना, तो हमारे पास 195 आता है। यानी कि हमारे पास 13 से बड़ा जाना है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। ठीक है। या फिर 200/15 को 5 से काटो तो 40/3, और 40/3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 13/33। हमने कितने सेकंड लिए इस क्वेश्चन करने में, 12 से 15 सेकंड ही लगे होंगे मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड। ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। अच्छा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, यदि मैंने कोई दो संख्या चुनी है, एच एक्स और एच वाई, एच एक्स और एच वाई, ठीक है, तो हमारे पास एच क्या है, एच क्या है हमारे पास, एच सी एफ है, और एक्स वाई क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर, को प्राइम। यदि ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए तो भाई हम एक्स और वाई में से भी और कॉमन निकाल सकते हैं ना कुछ। तो हमारे पास जो है एच का कुछ मल्टीप्लाई हो गया आएगा एच सी एफ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक्स और वाई को प्राइम नंबर्स माना, तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम कितना आता है, एलसीएम हमारे पास एच एक्स वाई आता है। तो मतलब मैं आपसे यदि एक एक चीज पूछना चाहूँ, तो मैंने आपसे सिर्फ एक चीज पूछी कि हम कोई भी संख्या चुनेंगे तो उसमें उसका एचसीएफ दोनों में रहेगा। जैसे दो संख्या ली है अपन ने कोई, तो हमारे पास उनमें ही उनका एचसीएफ रहेगा। और एलसीएम में भी हम देखें तो एलसीएम में जो हमारा एचसीएफ निहित होता है, एचसीएफ निहित होता है, तो हम इंक्लूडेड रहता है मतलब। तो हम यदि पहले ए क्वेश्चन को देखें, हमारे पास क्या दे रखा है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स आर 160 एंड 12। 160 एंड 12, 12 को हम 160 से डिविजिबल करेंगे तो हमारे पास जो है रिमाइंडर आएगा ना कुछ, तो हमारे पास ये ऑप्शन ही तो गलत है। क्योंकि जब हमारे पास एलसीएम ये है तो हमारे पास ये 12 का मल्टीपल है ही नहीं ना ये। हम 135 और 27 में भी देखें तो हमारे पास 27 में 5 लिख सकते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन ये सही है।
210 और 7 है, तो हम यानी कि इसको 7 into 3 लिख सकते हैं। देख लो, इसमें 80 हमारा है, ये सही है हमारा, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना, और ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। तो भाई दोनों ऑप्शन ठीक है इसमें, ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है ना, दोनों ऑप्शन ठीक है भाई। देख लो, ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो हमारा मतलब कौन कौन से ऑप्शन सही है, वैसे तो ए एंड डी ऑप्शन ठीक है हमारे, है ना? 13वां क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 9,000, इफ दिस आर्टिकल इज परचेज ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 2,200 एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 5 equal मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 1,400 फॉर नेक्स्ट 5 months, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड। सिंपल जो है रेट, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपने यूट्यूब चैनल पे ही, है ना। मैं आपको जो है उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, आप जरूर देखें, मस्त वॉच, ठीक है। जिसका भी कोई डाउट है तो भाई खत्म हो जाएंगे सारे डाउट, मैं इतना जरूर कहूँ, ठीक है। हमारे पास है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9,000, इफ दिस आर्टिकल इज परचेज्ड ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 2,200 एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 5 equal मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1,400 ईच। मेरे को एक चीज बताओ, जब उसने 9,000 दे दी, 9,000 की खरीदी थी और 2,200 का डाउन पेमेंट कर दिया उसने, तो उसको चुकाना कितना है, इसमें से 68 चुकाना है। और 6800 की जगह वो दे कितना रहा है, 6800 की जगह वो 7,000 दे रहा है भाई। 1,400 की 5 इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो, 1,400 की जब वो 5 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो उसको उसने दिया कितना, उसने दिया टोटल 7,000। तो हम यहाँ से क्या देख पाए, हम यहाँ से देख पाए कि उसने 6800 पे 200 रुपए का क्या दिया है, प्लस 200 का इंटरेस्ट दिया है उसने। ये हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 200/6800, तो हमारे पास कितना हो गया, 1/34। और यहीं आपने जब ऑप्शन चेक करे तो हम आपका ऑप्शन क्या है कि मैच नहीं कर रहा। क्यों मैच नहीं कर रहा हुआ, क्योंकि आपने ये गलत कर दिया, ऐसे होगा ही नहीं क्वेश्चन, ऐसे होगा ही नहीं क्वेश्चन। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, नोट करके लिखी थी वहां पे जब ये वीडियो पढ़ाई थी, कि जो इंस्टॉलमेंट है ना वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी प्रिंसिपल को। इंस्टॉलमेंट विल डिक्रीज द प्रिंसिपल, डिक्रीज द प्रिंसिपल। तो जब ये प्रिंसिपल को डिक्रीज करेगी हमारे पास, तो मेरे को एक चीज बताओ, जब हम यहाँ से 5 मंथली इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हैं, तो हमारे पास एक मंथ की जो पहले मंथ पे हमने कितने पे ब्याज दिया है, पहले मंथ पे हमने 68 को दिया है। अब हमको पहले मंथ के बाद जब हमने उसको 1,400 दे ही दिए इंस्टॉलमेंट में, तो हमारे पास जो दूसरे मंथ का प्रिंसिपल है ना, वो हमारे पास 5,400 है। 5,400 में से फिर 1,400, फिर 1,400 चला गया तो हमारे पास 4,000 बच गए। 4,000 में से फिर चला गया तो हमारे पास चौथे मंथ के लिए कितना हो गया, 2,600 हो गया। प्लस पांचवें मंथ के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 1,200। जब हमारे पास पीआरटी अपॉन में 100 लगा रहा हूँ मैं सीधा सीधा। अब हमारे पास जब एक मंथ की इंस्टॉलमेंट यदि आर है, एक मंथ की यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो मैंने एक, सॉरी, एक साल की हमारे पास जब आर है, तो हमारे पास एक महीने की कितनी हो जाएगी, आर अपॉन में हमारे इनटू में टाइम कितना है, हमारे पास 5 है ही है, ये मैंने सारे के सारे ले लिए हैं ये तो, ठीक है। तो हमारे पास इसी की वैल्यू तो है 200, इसी की वैल्यू तो हमारे पास 200 है। यानी कि यदि मैं यहाँ से चेक करने बैठूँ, तो हमारे पास 6800 और 1,200 कितना हो गया, 8,000। 8,000 और 8,000 16,000, यानी कि 20,000। 20,000 का आर आर अपॉन में 12 है, हमारे पास कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। आर परसेंटेज है ये, ठीक है, आर परसेंटेज। तो हमारे पास जब ये इतना आ रहा है, तो आर परसेंटेज हम काटेंगे तो आर की सीधी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12% नहीं आ गई क्या, 12%। तो हमारे पास सीधा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12%। यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन होगा। कितने सेकंड लगेंगे कुछ इस क्वेश्चन करने में, मात्र 25 से 30 सेकंड तो लगेंगे ही भाई, कम से कम 25 से 30 सेकंड की चीज है। पर आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, तो भाई मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है हमारे पास। इन ए 500 मीटर रेस यू कैन गिव अ हेड स्टार्ट, करो इसको, हेड स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स टू पी एंड आर कैन गिव ए हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स टू क्यू टू कंप्लीट द रेस एट द सेम टाइम, फाइंड द हेड स्टार्ट दैट आर कैन गिव टू पी टू कंप्लीट दिस रेस एट द सेम टाइम।
मैं आपको बता दूं कि ये लीनियर रेस वाला क्वेश्चन है, और लीनियर रेस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ये लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो, है ना। कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है वीडियो को देखने के बाद, है ना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। बाकी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे। हमारे पास जब ये क्या कह रहा है कि इन ए 500 मीटर रेस क्यू कैन गिव ए हेड स्टार्ट ऑफ 50 मीटर टू बी। मेरे को एक चीज बताओ, जब क्यू ने 50 मीटर का हेड स्टार्ट दिया है 500 मीटर है, तो यदि क्यू ने 500 मीटर चला है, तो हम मैं क्या कहूंगा, पी ने 450 मीटर ही चला है उस टाइम। ठीक। दूसरे केस में हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है कि यदि आर है ना, आर क्यू को उसी जो रेस में 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है, यानी कि यदि आर 500 मीटर चल रहा है ना, तो हमारे पास क्यू कितना चल रहा है, 400 मीटर। ठीक है। तो हमसे क्या रहा है, फाइंड द हेड स्टार्ट दैट आर कैन गिव टू पी टू कंप्लीट दिस रेट्स एट दिस। जब मैं इस चीज को मिक्सअप करूंगा या फिर वो करूंगा, मैं रेशियो वेशियो से बात कर रहा हूं, तो हमको रेशियो को सेम तो करो पहले, तभी तो हम देखेंगे ना। पहले रेशियो को सेम तो करो। जब हमने रेशियो को सेम करके देखा ना, तो यहाँ पे ये 400 है, यहाँ पे ये 500 है। इसको यदि मैंने टोटल को पूरे 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से पी और क्यू का रेशियो भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360 और 4। ठीक है। और हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास 500 मीटर है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां से कि आर ने जब 500 मीटर चला है ना, तो क्यू ने 400 मीटर चला है। और जब आर ने 500 मीटर चला है, तो पी ने 360 मीटर ही चला है। जब वो क्यू उसको 500 मीटर में 450 मीटर चल रहा था पी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यदि क्यू 400 मीटर चलेगा, तो हमारा पी कितना चलेगा, 360 मीटर। 360 मीटर। या फिर आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास जब डिस्टेंस सेम ही है ना, डिस्टेंस तो सबने कवर सेम ही करी है, पर हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि क्यू ने जब 50 मीटर का हेड स्टार्ट दिया है, यानी कि हम मैं यदि क्यू क्यू पी की स्पीड पूछूं, तो पी की स्पीड क्यू की स्पीड का कितना है, 9/10 है। 9/10। यानी कि हम देख सकते हैं ना, पी की स्पीड है ना, पी स्पीड इज इक्वल्स टू क्यूज क्यूज की स्पीड का 9/10। हम ये भी तो कह सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जो 500 मीटर की रेस में जब आर है 500 मीटर चल रहा है, और ई कितना चल रहा है, 360 मीटर, तो उसको रेस सेम टाइम पे खत्म करने के लिए 140 मीटर का वो देना चाहिए ना, हेड स्टार्ट। 140 मीटर का हेड स्टार्ट देगा, तभी तो दोनों सेम टाइम में खत्म कर देंगे रेस। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो कितने सेकंड का क्वेश्चन था, मात्र 10 से 12 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड। इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है। A container contains 25 liter of milk. From this container, 5 liter of milk out and replaced by water. This process is further repeated 2 times. How much milk is there in the container now? हमारे पास ये इक्वल सेम रिप्लेसमेंट है, मतलब हमारे पास इक्वल रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। मैंने पिछली जो क्लास में लिया था, उस टाइम पे मैंने लिया था जो हमारा कौन सा था, अनइक्वल रिप्लेसमेंट। यहाँ पे इक्वल रिप्लेसमेंट। हमसे कह क्या रहा है कि हमारे पास 25 लीटर मिल्क है। ठीक है। पहले हमारे पास 25 लीटर मिल्क था, और 25 लीटर में से हमने 5 लीटर निकाला। 5 लीटर यानी कि हम 5 लीटर कहें, या फिर 5 लीटर की जगह हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सीधा 1/5 भाग निकाल रहे हैं हमने। तो जब हमने 1/5 भाग बाहर निकाला ना, तो उस 1/5 के बाद दूध जब हमने दोबारा देखा, तो उसमें मिल्क कितना रह गया, 4/5 ही रह गया। यानी कि 20 लीटर ही मिल्क रह गया। अब हमने जब 20 लीटर मिल्क रहेगा, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है। तो अब भी जो रेशियो रहेगा ना, अब जो वाटर और मिल्क का रेशियो रहेगा, वाटर और जो सॉरी मिल्क एंड वाटर का रेशियो रहेगा, वो 4:1 रहेगा। तो अब जब हम इसमें से मिल्क निकालेंगे, तो वो भी तो हम कह सकते हैं कि वही भी तो वो 4:5 में ही तो निकलेगा, यानी कि जो मिल्क की क्वांटिटी रहेगी अभी भी 4/5 ही रहेगी उसमें। और हम दोबारा भी यदि देखें, तो हमारे पास 3 बार रिपीट करा गया है ना ये प्रोसेस। तो हमारे पास 3 बार रिपीट करने के बाद प्रोसेस में कितना वाटर बचेगा, 64/5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 12.8। ठीक है। कि हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी आ गई। ये तो उनके लिए है जो भाई मिक्सचर में सेम इक्वल रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से करना जानते हैं। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, मात्र 7 से 8 सेकंड। पर भाई बेसिक वालों भी तो समझ लो कि भाई जिनसे वो आता है मिक्सचर पर थोड़ा
करने में दिक्कत आती है। यदि बेसिक आता हो उनसे, बेसिक से तो हर क्वेश्चन को निपटा सकते हैं मिक्सर वाले को। हमने क्या देखा कि पहले मिल्क था 25 लीटर, और जब हमने फर्स्ट बार रिप्लेसमेंट करा ना उसमें, तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया? वाटर और मिल्क, इसमें वाटर 5 लीटर आ गया और मिल्क कितना आ गया? 20 लीटर। ये पहले रिप्लेसमेंट की बात कह रहा हूँ। दूसरा जब रिप्लेसमेंट करा ना हमने 5 लीटर, तो मैं एक चीज बताता हूँ, जब आपने मिश्रण पढ़ा होगा ना, तो मिश्रण में ये है कि जैसे हम 5 लीटर निकालेंगे ना, तो मिश्रण में से जो 5 लीटर निकलेगा, तो उसमें से जितना हमारे पास मिल्क है, जितना हमारे पास वाटर है, तो हमारे पास कितना रेशियो है इनका? 4:1। तो इसमें से निकलेगा अभी 4:1 में ही, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास जब 5 लीटर निकालेंगे ना, तो इसमें से 1 लीटर जाएगा, और इसमें से कितना जाएगा? 4 लीटर जाएगा। तो जब दूसरे रिप्लेसमेंट कराना मैंने, तो हमारे पास कितनी बच गई? 4 लीटर, प्लस 5 लीटर और कर दिया है ना इसमें, 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास 9 लीटर वाटर हो गया, और हमारे पास 16 लीटर दूध हो गया। अब भी हमारे पास, अब हमारे पास दोबारा से मिल्क मैंने निकाला, दोबारा से मिल्क जब मैंने निकाला तो 9:16 में निकला। और हमारे पास यदि 25 लीटर में 16 लीटर मिल्क है, तो हमारे पास जो 5 लीटर में कितना हो जाएगा? 5 लीटर में कितना हो जाएगा हमारे पास? 16.5 इज इक्वल्स टू 3.2 लीटर। तो हमारे पास जो तीसरा रिप्लेसमेंट हुआ ना, उसमें से हमारे पास 3.2 लीटर क्या निकला? मिल्क निकला। और हमारे पास वाटर कितना निकलेगा? फिर वाटर हमारे पास कितना निकलेगा? 1.8 लीटर। और इस 1.8 पे उसने मिला कितना दिया है? मिला +5 लीटर और दिया है, +5 लीटर। तो हम यहाँ से क्या देख पाए कि हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर में वाटर है ना, वो वाटर कितना हो गया हमारे पास? 12.2 लीटर। और यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास 12.8 लीटर हमारे पास क्या हो गया? मिल्क हो गया फाइनल मिक्सचर में आफ्टर रिप्लेसमेंट। जो ऑल थ्री, जो हमने थ्री प्रोसेस, 3 बार का रहने प्रोसेस, तो इस 3 बार की प्रोसेस के बाद हमारे पास मिल्क कितना रह गया और वाटर इतना रह गया। देख लो क्वांटिटी सेम है या फिर हमारे पास यहाँ भी 25 थी पूरी, यहाँ भी हमारे पास पूरी 25 है, पर यहाँ भी हमारे पास पूरी 25। ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करने में आपने टाइम लिया होगा, कम से कम 2 मिनट तो लग गए होंगे भाई आराम से। तो आप इस मेथड पे जाइए। ठीक है। यदि 5 अंकों की एक संख्या 750 PQ 3 7 11 से भाज्य है, तो P प्लस में 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये 3 7 11 का रिलेशन भाई बहुत पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्याएं भी हैं ये। मैं आपसे ये कहूं कि 5 अंकों की हमारे पास कोई भी संख्या है, 3 7 11 से भाज्य है, यानी कि वो उनके एलसीएम से भाज्य है, वो उनके एलसीएम से विभाज्य है। हमसे कह क्या रहा है कि ऐसी कोई संख्या बताओ जो 3 7 और 11 से सिमिल्टेनियसली भाज्य है। सिमिल्टेनियसली का मतलब कि वो एक टाइम पे तीनों संख्याओं से भाज्य है। तो यानी कि इनका एलसीएम ही है वो संख्या, इनका एलसीएम ही है वो संख्या। तो जब इसका एलसीएम है, तो हमारे पास 3 7 और 11 का एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम देखने के लिए 3 7 21, 21 × 11 करा, तो हमारे पास जो इनका एलसीएम आ गया ना, वो हमारे पास 231 है। अब हमको 231 को किसके नजदीक ले जाना है? 750 के नजदीक लेके जाना है, 750 PQ के, यानी 5 अंकों की संख्या के निकट लेके जाना है। जब हमने इसमें 100 करा ना, इसमें गुणा 100 करा, तो मेरे पास आ रहा था कितना? 231 100। ये भी बहुत कम है 7500 से। तो मैं इसका गुणा 300 से करके देखता हूँ एक बार। 300 से करा तो मेरे पास 69 300 आ रहा था। अब भी 69 300 को मैंने जब 50 75 0 PQ से गुणा करा ना, भाई मतलब देखा मैंने कंपेयर करके, तो भी बहुत कम है। मतलब मेरे पास ये है कि मैं इसमें 2310 और 2310 अभी भी ऐड कर सकता हूँ, 2310 और 2310 मैं अभी भी ऐड ऐड कर सकता हूँ उसमें। तो मेरे पास कितना आया? 0 2, ये हमारे पास 6 हो गया, 9 4 13, और ये हमारे पास कितना हो गया? 7। अब मेरे को बता सकते हो कि अब मैं इसमें क्या जोड़ू कि भाई हमारे पास जो है, अब भी हमारे पास 73,000 ही आ रही है, लेकिन संख्या तो हमारे पास 75,000 है। तो मैं इसमें यदि एक बार और 2310 जोड़ दूं, तो मैंने कोई गलती करी क्या? 20, यहाँ पे हमारे पास 9 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 75 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 7 हो गया। पर ये तो बहुत ज्यादा संख्या चली गई इससे, ये तो बहुत ज्यादा संख्या चली गई, 930 आ गया। ये तो हमारे पास जीरो आना चाहिए था यहाँ पे। और जीरो बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जीरो बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 231 का 4 गुना यदि मैं घटा दूं यहाँ से, 231 गुना 4 करा, मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 4 3 12, और 4 2 8 और 1 9, 924। मैंने 924 ये घटा दिया इसमें से, तो मेरे पास अब कितना आ रहा है? अब मेरे पास आ रहा है 75 0, ये मेरे पास 6 हो गया, और ये मेरे पास 0 हो गया।
75,930 आ रहा था ना ये, मतलब इसको जोड़ने के बाद टोटली यदि मैं देखूं 0 0 2, और ये मेरे पास सॉरी 9 है। ठीक है 9 है। जब ये मेरे पास 9 था ना, है ना, तो 1 सेकेंड मैं इसको एक बार, हमारे पास जब यहीं पे गड़बड़ी हो गई क्वेश्चन में थोड़ी, ठीक है, नहीं वो सेकंड, हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये 73,920, 73,920 अब भी नहीं पहुंचा, ये 750 के नजदीक तो। मतलब मैं एक चीज और बताऊं कि अब इसमें मैं 231 का कितना गुणा करके जोड़ू इसमें, और मैं इसमें यदि 2310 और जोड़ दूं, 2310, तो मेरे पास कितना आ रहा है ये 12, और ये हमारे पास 76, ये तो बहुत ज्यादा चला गया इससे, बहुत ज्यादा चला गया ना इससे। तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, मैं इसमें से क्या और कर सकता हूँ, बताओ, मैं इसमें से क्या घटाऊं कि ये मेरे पे 75,000 की समथिंग पहुंच जाए कोई संख्या। तो मतलब मेरे को 231 और घटा लूं इसमें से, 231 मेरे को घटाना है इसमें, तो यानी कि 9 बच गया, ये हमारे पास 9 आ गया, ठीक है, और यानी कि ये भी 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, 5 आ गया सॉरी ये। तो हमारे पास 75,999 तो आ गया, 75,999 से भी और क्या घटाएं, और क्या घटाएं बताओ। मैं यदि 231 का गुणा 4 करूं तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास आता है 31 चौके 124, यानी कि 964, 924। तो मैं इसमें से यदि 924 और घटा के देखूं, 924, तो मेरे पास कितनी संख्या आ रही है, 75, और ये हमारे पास कितनी आ रही है, 7 और 5। तो अब मेरे पास 75 0 75 आ गई कोई संख्या, ये तो इसके नजदीक ही है, यानी कि पी की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी 7 आ गई, क्यू की वैल्यू 5 आ गई, तो यानी कि मेरे पास कितना आ गया, सीधी 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 संख्या 17 है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको क्वेश्चन करने में, थोड़ा कम से कम 15 20 सेकंड लग जाएंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ एक बार क्वेश्चन को। हमने क्या करा कि हम 231 को इसके नजदीक लेने का प्रयास करेंगे, तो 231 गुणा 300 करा मैंने, 6930 आया, 6900 इसके नजदीक नहीं पहुंचा, तो मैंने 2310 में जोड़ा, तो मेरे पास 73,920 आ गया। 73,920 भी 75,000 से कम था, तो मैंने 230 और ऐड करके देखा, तो हमारे पास ये भी कम आ रहा था, तो मैंने सीधा 231, पहले 231 घटा के देखा, फिर 924 घटा के देखा, तो यानी 75 75 संख्या आ गई हमारे पास। ऑब्जर्वेशन का खेल है, बस आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, ए शॉपकीपर sold an article at fourth fifth of the market price and suffered a loss equal to 3.33%। 3.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/30, यानी कि 30 की चीज को उसने 29 में बेचा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट द मार्केट प्राइस। तो मेरे पास पहले केस में एमपी है और एसपी है। एमपी यदि मेरे पास पहले केस में 5 थी ना, तो उसने 4 में बेचा है वो चीज। और मेरे को एक चीज बताओ, जब यहाँ पे उसको 3.33% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये जो केस फर्स्ट तो मैंने ये मान लिया, और केस सेकंड में उसको लॉस हो गया है, केस सेकंड में उसके पास लॉस हो गया है 3.33 का, यानी कि यदि उसके पास सीपी था ना उसका 30, तो उसका एसपी कितना हो गया, एसपी 29 हो गया उसका, एसपी 29। तो यहाँ पे एसपी 4 है, यहाँ पे 29 है, पॉसिबल है क्या। यदि हम इस इक्वेशन को 4 से और इस इक्वेशन को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 145 आ रहा है, 116 आ रहा है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 120 और 116। तो हम यहाँ से क्या देख पाए कि जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास सीपी कितना आ रहा है, 120 आ गया, एसपी 116 है, मार्केट प्राइस 145 है। जब हम मार्केट प्राइस पे बिना आर्टिकल, जो बिना डिस्काउंट के बेचेंगे, तो हमारे पास जो है प्रॉफिट होगा, 25 का प्रॉफिट हो रहा है 120 पर। तो हमारे पास देखो, एक तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। 25 अपॉन में 120 करा, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 5 से काटेंगे तो हमारे पास 5/24 आ गया। और 5/24, 1/12 तो पता होगा आपको, 1/12 होता है 8.33, यानी कि यदि मैं 1/24 निकालू तो 1/24 कितना हो जाएगा, 4.16, और 4.16 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20.8, ये भी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है भाई, थोड़े तो बेसिक्स आपको आते होंगे कि भाई मतलब 1/12 की वैल्यू तो आपको पता होगी सीधी सीधी, 1/13 की पता होगी 7.69, 1/14 की 7.28, 1/15 6.66, 1/16 6.25, आपको पता होगा यहाँ तक, तो हमने सीधा सीधा क्या आंसर लगा दिया, 20.8। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, मात्र 12 से 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा खींच के।
ये हमने सेम करने के लिए एसपी को 29 से मल्टीप्लाई करा, 29 चौके 116 रहता है ना। ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में cosec स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू tan थीटा प्लस में cot थीटा और sin थीटा, एंड जेड बराबर tan क्यू थीटा करना है इसको। ठीक है, tan क्यू थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा cot क्यू थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा प्लस। तो भाई यदि वैल्यू रखने का प्रयास तो करना मत इसमें। वैल्यू यदि जीरो रखोगे तो भाई हमारे पास इनफाइनाइट बन रहा है चीज। वैल्यू यदि कोई भी यदि आप 90 रखते हो तो हमारे पास जो है ये टेन या सेक में से टेन जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा ये। तो हम ये तो वैल्यू तो कोई रख ही नहीं सकते इसमें, वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आइडेंटिटी से यदि मैं सॉल्व करवाऊँ आपको, तो हमारे पास देखो एक्स बराबर हमको क्या दे रखे हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर। यदि इसको आपने देखा हो तो ये sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा ही होता है। अब ये कैसे होता है ये भी समझ लो, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है वैसे, है ना। इसको हम 1/में cos स्क्वायर प्लस में 1/में sin स्क्वायर, ये sin स्क्वायर आ गया cos स्क्वायर आ गया, यानी कि हमने सीधा सीधा लिख दिया। y की वैल्यू यदि मैं चेक करूं तो y की वैल्यू मैंने यदि चेक करी तो मेरे पास देखो ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है, प्लस में ये cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा कट जाएगा, तो यानी कि हमारे पास 1/में कॉस थीटा बचा, वाई की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी सेक थीटा आ गई। और हमारे पास जेड की वैल्यू देखते हैं, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू जब मैंने निकाली ना यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू हमारे पास देखो ऊपर से साइन क्यू अपॉन में कॉस क्यू है, नीचे से 1/में कॉस स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास क्या बचा ऊपर, साइन क्यू अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में ये हमारे पास क्या बचेगा कॉस की क्यू अपॉन में साइन थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास अब क्या है, यदि मैं देखूं साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस में ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। भाई इतना नहीं लिखना है, समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, हमने यदि देखा तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ रहा है सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, जेड की वैल्यू। अब हमसे एक्स अपॉन में जेड इंटू वाई पूछ रहा है, यानी कि एक्स अपॉन में जेड करा तो हमारे पास सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ रहा है, इंटू वाई करेंगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है ना, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कितना टाइम लगा होगा, कम से कम 30 से 35 सेकंड तो लग गए होंगे आराम से। वहां तो आपका पेपर में तो रुकेगा नहीं ना आज। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on BC such that BD is equal to 2DC. If AB square ratio AD square is equals to A ratio B, then find A plus B upon में A minus में B। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये है हमारे पास ABC, और ये हमारे पास D है। ठीक है, मेरे को क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर रेशियो ए डी स्क्वायर की वैल्यू ए रेशियो बी। ठीक है, हमको बी डी और 2DC का वो दिया हुआ है, तो यानी कि यदि ये 2 है तो ये 1 है। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये पूरा 3 यूनिट है, तो हमारे पास ये भी 3 यूनिट है और ये भी 3 यूनिट है, यानी कि यदि ये हमारे पास पूरी कितनी है 3 यूनिट, तो हमारे पास जब ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर तो है हमारे पास, ए डी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर की, तो आपको स्टेवर्ट थ्योरम याद है, स्टेवर्ट थ्योरम, स्टेवर्ट थ्योरम के बिना भी हो जाएगा ये। हम परपेंडिकुलर डाल के कर सकते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर हमें कई बार पाइथागोरस, एक बार इस ट्रायंगल में लगाओ एक बार इसमें लगाओ, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले स्टेवर्ट थ्योरम पे जाते हैं। तो स्टेवर्ट थ्योरम हमसे क्या कहती है, यदि ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास बी है, तो ये ए के सामने वाली भुजा ए और बी के सामने ए है, ये यदि एम रेशियो एन है,
तो हमारे पास क्या कह रही है, क्या कहती है स्टुअर्ट थ्योरम? स्टुअर्ट थ्योरम क्या कहती है हमसे कि हमारे पास सी स्क्वायर एन प्लस में बी स्क्वायर एन की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एम, यही तो रहती है। तो हम यदि यहां से स्टीवर्ट थ्योरम लगाएं तो हमारे पास तीन का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में 18 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, सॉरी ये ए रहता है ना, ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। और एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन, एक्स स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, प्लस में एम एन कितनी है, एम एन यानी कि हमारे पास 2। ठीक है, तो हम यहाँ से कितना देख पाए, 9 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। यहाँ पे मैंने किसको एक्स माना है, एक्स मैंने इसको माना है। सेकंड, एक्स मैंने इसको माना है। ठीक है, हमारे पास ये स्टेवर्ट थ्योरम है, याद करनी चाहिए भाई आपको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर था क्या, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास 7 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है। तो हमको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी निकालना था, 9 प्लस में 7 अपन में 9 माइनस में 7 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2। 16 अपॉन में 2 कितना हो गया, हमारे पास 8 हो गया। ये नहीं है, ये नहीं। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, मात्र 15 20 सेकंड क्वेश्चन था। आपको यदि थ्योरम पता है तो थ्योरम पता है। ठीक है, दूसरा हम इसको जैसे प्रूव करते हैं ना स्टेवर्ट थ्योरम को, तो हम मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ वो तरीका आपको करना है घर पे। हम यदि यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, ए बी सी है, खुद से ट्राई करना है वो, है ना। ये हमारे पास कोई है, ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास ये 3 है, ये 3 है हमारे पास। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दी, है ना। और यदि मैंने इसको मान लिया बाई, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 बाई। अब यहां से आप एक बार पाइथागोरस इसमें अप्लाई करना, एक बार इसमें अप्लाई करो, है ना, एक बार इसमें अप्लाई करो, और एक बार इसमें अप्लाई कर दो पूरे का। ठीक है, तो भाई इससे ज्यादा मतलब पाइथागोरस 3 बार पाइथागोरस, 3 टाइम्स पाइथागोरस अप्लाई करो और आंसर पाओ। ठीक है, इससे जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाने वाला है, 3 4 मिनट लग जाएंगे आराम से। तो आपको यही मेथड है कि अच्छा यही है कि आप सीधा सीधा स्टेप चलोगे। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द सर्कल गिवन हेयर शोज द स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग a particular year. Study the graph carefully and answer the question given below. If the total amount spent on sport during the year was 2 crore, the amount spent on hockey and cricket. हॉकी, हॉकी का हमारे पास 63 है और इसका हमारे पास कितना है, 81 है। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास 144 हो गया। तो हमारे पास ये 144 क्या होता है, 12 × 12, और 12 का मल्टीपल सिर्फ एक दिख रहा है, 12 का मल्टीपल। तो 12 का मल्टीपल एक दिख रहा है आपको, पर ये आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया ये। क्यों गलत हो गया, हमने 144 देखते ही सीधे 12 का मल्टीपल देख लिया, लेकिन हमारे पास जो है 360 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई, 2 करोड़ दी हुई है। तो हमको यदि 144 की वैल्यू चाहिए, तो 144 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें किसका किसका वो करना पड़ा, हमको इसमें करा हमने 4/10 करा, 4/10। जब हमने 4/10 करा, या फिर ये हम ऐसे करेंगे 2 करोड़ अपॉन में जो 360 × में 144, यानी कि ये हमारे पास 12 का मल्टीपल तो यहाँ से कट गया है, ये तो ये हमारे पास कितने है, ये हमारे पास 4 बार कटा है। तो हमारे पास ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/10 करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा जो है 2 करोड़ का 4/10 करो, 2 करोड़ का 4/10 करो, यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 80 लाख। ठीक है, 80 लाख, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है,
अब है, ए शॉपकीपर बोट 3 टाइप्स ऑफ pulses एट द रेट ऑफ 130 to 160 और y per kg respectively and mixed them in the ratio 9:2:1. The price of the resultant was decided as 231 per kg. Shopkeeper offers a discount of 1/6 on the market price and still earns 40% profit. Find the value of buy. 40% का मतलब 5 से 7 में बेच रहा है। मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे जब उसने तीन दालें मिक्स करी है 132 160 और वाई, ठीक है, 9:2:1 में करी है, तो और उसके पास टोटल बन कितना रहा है 238। ये उसके पास कितना है, ये तो उसने मार्कड करा है, मार्कड मतलब असली में उसके पास ये नहीं बन रहा था, ये तो उसके पास एमपी है, एमपी। तो जब वो एमपी को डिस्काउंट 1/6 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि उसके पास एसपी कितनी आ रही है, एसपी आ रही है उसके पास 238 माइनस में ये 119/3, यानी कि ये हमारे पास कितना आ रहा है 600, और 714 माइनस में 119 यानी कि 495/3, 495/3। ये हमने थ्री का, जब हमने यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस तो निकालना है हमको भाई, ये तो इसने मार्क करके रखा है, एक्चुअल में ये नहीं है। जब तीनों दालों को हमने मिक्स करा ना, तो एक्चुअल में उसका प्राइस ये नहीं बन रहा है, एक्चुअल में उसका प्राइस बन रहा है कुछ और, पर इसने मार्केट प्राइस इतना करा है 230। तो हमको यहाँ से पहले सीपी निकालना पड़ेगा इसका, कि भाई जो दुकानदार के लिए सीपी है उस चीज का, यानी कि उसकी एक्चुअल प्राइस निकालनी है ना पहले। ये हमारे पास एक्चुअल प्राइस नहीं है, हमारे पास ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो हमारे पास जब यहां से निकाला तो 714 है, माइनस में ये हमको कितना करना, सॉरी 595, एसपी इज इक्वल टू 595। अब वो एसपी पे कह क्या रहा है कि उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब ये हमारे पास 7 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू। तो हमारे पास जो है सीपी, अर्थात 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से, यदि 7 की वैल्यू इतनी है तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 8 56, यानी कि 85/3। तो हमारे पास जो सीपी 5 की वैल्यू है वो हमारे पास 425/3 आ गई, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस थी ना दाल को मिक्स करने पे, वो कितनी आ रही है हमारे पास 425/3। ठीक है। तो अब हम यहां से क्या लगा देते हैं, सीधा सीधा वेटेड एवरेज लगा देते हैं, वेटेड एवरेज ही लगा दूं भाई, सबसे बढ़िया तो वेटेड एवरेज ही है। जहां मैंने वेटेड एवरेज लगाया, डेविएशन लगाओगे भाई उसमें थोड़ी बहुत, मतलब उसमें थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो वेटेड एवरेज ही लगाओ आप सीधा सीधा। तो हम यदि इसको देखें तो 130 नंबर करता हूं मैं तो 1170, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1188, प्लस में ये हमारे पास कितना होगा 320, प्लस में बाय इसकी वैल्यू ही हमारे पास 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि 425 × 4, यानी कि हमारे पास 1700 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1170, माइनस में ये हमारे पास कितना आ रहा है 1400, यानी कि 1508। तो हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी ये हमारे पास 1700 है, तो हमारे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 192 पर kg, ठीक है। ये आपको 192 पर kg। कितने सेकंड लगे होंगे, 15 20 सेकंड आराम से लग गए होंगे, समझाने में टाइम लगा है भैया, वरना हो जाएगा ये क्वेश्चन यदि आपको आता है तो। ये हमने ऐसे क्यों करा, क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल प्राइस नहीं था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मिक्सड इन द रेशियो द प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट वर डिसाइडेड एज, ये तो डिसाइड करा गया है, वरना एक्चुअल में तो कुछ, एक्चुअल में तो यही आ रहा था ना कॉस्ट प्राइस, जब हम निकालेंगे इस चीज का, मतलब टोटल का यदि हमने जब मिक्स करा तो मिक्सचर का जो रिजल्टेंट प्राइस है वो एक्चुअल में तो यही था। तो अब हम बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन है हमारे पास, ए सोफा सेट इज अवेलेबल फॉर 48,500 इन कैश और कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 10,500 प्लस 3 equal monthly installments thereof. If the rate of interest charged under the installment scheme is 16% per annum, then assuming the rate of interest as simple, find the amount to be monthly paid. ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस प्रकार से है, मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। ओके। अब मेरे पास कह क्या रहा है, मैं आपको सीधा सीधा ही बता रहा हूँ ये, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन देख लिया है इसी सीट में। तो 48,500 पे जब वो 10,500 कैश पेमेंट कर रहा है, तो उसको 38,000 पे करना है, उसको 38,000 को साथ के साथ नहीं दे रहा है, वो 3 मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ दे रहा है। तो हमारे पास एक तो ये हम यहां से देख सकते हैं 19 × 2000 आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो है अब हमारे पास जो पेड राशि है ना, जो हमारे पास ड्यू डेप्ट है, ड्यू डेप्ट है हमारे पास, तो ड्यू डेप्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 38,000 का, कितना 38,000 का हमको 3 मंथली में दे रहा है, यदि 12
12 का 16% है, तो मैं यहाँ से आपका 3 मंथ का पूछूं तो 3 मंथ का 4% है, यानी कि 26/25। ठीक है, तो हमारे पास ये है ड्यू डेप्ट है हमारे पास, 3 मंथ में ही तो वापस चुका रहा है, और 3 मंथ की जब 4% है तो 4% क्या होता है, 12/25, यानी 26/25। अब मेरे से तो सिर्फ हमको तो सिर्फ एक ही चीज पता है ना, यदि मैं इंस्टॉलमेंट को यदि 100 मानूं, तीनों इंस्टॉलमेंट्स को मैंने 100 मान लिया। एक तो हमारे पास यहीं पे दिख गया होगा कि हमारे पास जो है ड्यू डेप्ट है ना, वो एक तो 19 का मल्टीपल और एक 13 का मल्टीपल, 19 और 13 का मल्टीपल। ठीक है, तो हम यहां से यदि देखें तो हमने ऑप्शंस को चेक करा, तो ऑप्शंस को चेक करने पे हमको 19 का मल्टीपल तो नहीं दिख रहा, लेकिन 13 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा। देखो ये 13 का मल्टीपल नहीं है, ये 13 का मल्टीपल नहीं है, ये 13 का मल्टीपल नहीं है, हमारे पास यही तो 13 का मल्टीपल, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक हो गया। हमने इस सेकंड यहाँ से कितने सेकंड में कर दिया, यहाँ से हमने ड्यू डेप्ट निकाल के सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 सेकंड में बता दिया क्वेश्चन। लेकिन हमको वो भी तो जानना है, इसका मेथड भी तो, कि वो मेथड क्या हो सकता है। तो हमारे पास जब 100 इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है, 100 हमारे पास जो है इंस्टॉलमेंट थी, जो तीनों इंस्टॉलमेंट्स, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट दी उसने पहली ईयर के बाद, उस पर कितना परसेंट ब्याज बचाया उसने, उसने 2 मंथ का ब्याज बचाया। 2 मंथ का ब्याज यानी कि उसने कितना बचाया, 32/12%, 32/12%। और यहां से वो कितना बचा रहा है, यहां से वो 16/12% बचा रहा है। तो यानी कि उसने जो 32/12 यहां से बचाया, 16/12 यहां से बचाया, तो उसने एक्चुअल में जो 300 और प्लस में ये हम करेंगे तो 4, इसी 304 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 38,000 का 26/25। ठीक है, तो यहां से देखूं मैं 304 को यदि मैं 19 से काटना चाहूं, तो 19 से कम 19 है ना, और 19 छकी 114, और 19 से कम 19, और 19 छकी 114, यानी कि हम यहां से यदि देखें तो हमारे पास जो 16 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2000 इंटू 26/25। तो यहां से यदि मैं 16 को 20 से काट दूं तो 16 कम 16 और 4, यानी कि 16 दूनी 32, 125 इंटू में 26/25, यानी कि यदि मैं 5 से काट दूं तो एक की वैल्यू 130 आ गई हमारे पास। एक की वैल्यू जब 130 आ गई तो हमारे पास यहाँ से वैसे भी आ जाएगा। हमको ऐसे जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कम से कम 1 मिनट तो चाहिए हमको, कम से कम 1 मिनट चाहिए। तो हमारे पास जब यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि हमको दिख गया यहाँ पे 19 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली भाई 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 19 का मल्टीपल कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास 19 और 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कोई पी की वैल्यू हमको दी हुई है x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू एट पी की x की वैल्यू 2.5। ठीक है, तो हमको आराम से सॉल्व करना है यहाँ पे बॉड मास लगाते हुए। तो पी की वैल्यू यदि मैं आपके सामने लिखूं तो हमारे पास ये क्या है, ये आपको x+1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, ये तो ऊपर तो अपॉन, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास देखो ये क्या है, x² माइनस में 4x माइनस में 5, यानी कि यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं x-5 और x+1, तो कोई बुराई है, कोई बुराई है नहीं है। ये भी हमारे पास तब भी ऐसा ही आ रहा है, तब भी ऐसा ही आ रहा है। भाई हमारे पास गुणा करने में -5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -4 आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही तो करेंगे, x² - 5x प्लस में x माइनस में 5। मैंने इसको सीधा सीधा लिख दिया यहाँ पे, गुणा, गुणा की जगह गुणा रख दिया हमने। x को हमने जब यहाँ पे कॉमन लिया तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, x³ माइनस में 8। ठीक है, अपॉन में ये कितना बन रहा है हमारे पास, एक्स को यदि मैं यहां से कॉमन लूंगा तो हमारे पास x² माइनस में x माइनस में 2। ठीक है, प्लस में ये भाग है हमारे पास, और भाग में हमारे पास क्या बन जाएगा, x² प्लस में 2x प्लस में 4 अपॉन में ये हमारे पास x² माइनस में 25। तो हम पहले इस वाले भाग को सॉल्व करते हैं, इस वाले भाग को मैं सॉल्व करूँ आपके सामने, तो मेरे पास x से x कट गया, ये x³ - 8 है, ये हमारे पास x² प्लस में 2x प्लस में 4 है। तो मेरे पास इससे यदि मैं इसको काटना चाहूं तो मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा, x-2 बच जाएगा, x-2 बचेगा या नहीं बचेगा। और ऊपर हमारे पास जब x² - 25 है तो ये ऊपर घूम के जाएगा, तो हमारे पास यहां से क्या बच गया, x माइनस में 5 और x प्लस में 5। ठीक है, यहां से नीचे से हमारे पास क्या बन जाएगा, x² माइनस में x माइनस में 2 है ये, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास x² माइनस में 2x माइनस में x माइनस में 2 है। यानी कि यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस में 2 और x प्लस में 1, यही लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता इसको मैं, बताओ। ये हमारे पास ऐसा ही तो है, टू माइनस में 2x प्लस में x करो इसको। ठीक है, तो हमारे पास जब ये इतना आ गया और हमको गुणा किससे करना था, इसको x प्लस में 1 अपॉन में x माइनस 5 से गुणा करना था,
तो देखो यहाँ से x+1 से x+1 कट गया, x-2 से x-2 कट गया, x-5 से x-5 कट गया, तो हमारे पास p की वैल्यू आ रही है ना, जो हमारे पास कितनी आ रही है, सीधी सीधी x+5, और हमको x की वैल्यू 2.5 रखनी है, तो x की वैल्यू 2.5 रखने पे p की वैल्यू आ गई 7.5। ठीक है, तो कितने सेकंड, इसमें तो थोड़ा टाइम लग सकता है भाई आपको, मतलब 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे इस क्वेश्चन को आराम से करने में, उससे भी ज्यादा ही लगेंगे थोड़े बहुत। तो भाई हमने सीधा सीधा ऐसे ही करा आइडेंटिटी, और कोई यदि ऑप्शन है आपके पास इसको करने का, यही ऑप्शन है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। पर बोर्ड मार्क्स जहां पे भी लगाओ तो थोड़ा शांत रह के और ठंडे स्वभाव से क्वेश्चन को करना, बाकी गलत हो जाएगा जल्दीबाजी में करोगे तो। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स करो इसको, 15% ऑफ द वोटर्स इन द टाउन डिड नॉट कास्ट करो इसको, दियर वोट्स एंड 10% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 62% ऑफ द वैलिड वोट्स and the majority by a majority of 3672 votes, how many valid votes did the losing candidates get? ठीक है, हमारे पास यहां से जब 15% है, तो यानी कि 3/20 ने कास्ट नहीं करा, 3/20 ने, यानी कि 17/20 ने कास्ट करा है, 17/20 ने कास्ट करा है। ठीक है, और हमारे पास द वोटर इन द टाउन डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स एंड द 10% ऑफ द वैलिड्स, यानी कि इसका जो वैलिड वोट्स थे ना हमारे पास, वो हमारे पास इतने हैं। तो हम, मैं यदि वैलिड वोट से आपसे जानना चाहूँ, वैलिड वैलिड वोट्स हम मैं जानना चाहूँ आपसे, तो हमारे पास 17/20 इंटू में 9/10 है। तो मेरे पास भाई चाहे कुछ भी है, चाहे हारे कैंडिडेट को कितने भी मिले होंगे, पर वो जो मिले होंगे ना उसको, वो 17 और 9 दोनों का ही मल्टीपल होगा। हम यहां से यदि चेक करें तो हमारे पास चाहे कितने ही मल्टीपल हो गए, कितने ही मिले होंगे, पर 17 और 9 का मल्टीपल होगा। तो हमने जब चेक करा तो हमारे पास देखो ये 9 का मल्टीपल है, 7 3 10 8 18, ये 6 7 5, ये हमारे पास 9 का मल्टीपल दिख रहा है, ये हमारे पास 9 का मल्टीपल है, ये हमारे पास क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो हम यदि 17 का मल्टीपल चेक करें, 17 चौक 68, 17 3 51, 17 2 34, ये 17 का मल्टीपल है, 17 3 51 और 14 17, ये हमारे पास 17 का मल्टीपल है। तो हमको चेक ही करके देखना है। ठीक है, अब ये जब सारे की सारे ही हमको दे रखे हैं, सब ऑप्शन ही दे रखे हैं ऐसे, तो हमको द विनिंग कैंडिडेट्स गॉट 62% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो हम 62% ऑफ द वैलिड वोट्स का मतलब ये है कि उसको कितने मिले थे, 31/50, यानी कि जो हारे हुए कैंडिडेट को मिले हैं ना, वो 38% मिले हैं, हारे हुए कैंडिडेट को 38% मिले हैं। ठीक है, और इसने दे कितना रहा है, हारे हुए कैंडिडेट को जब 38% मिले हैं, तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 19 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 19 से कम 19, 19 19 30 57, ठीक है, 19 30 57 और फिर यानी कि 19 30 57 होता है ना। हाँ, तो हमारे पास ये 19 का मल्टीपल नहीं है, 19 30 57 और 8 7 19 चौक 76, ये हमारे पास 19 का मल्टीपल नहीं, 19 30 57 हमारे पास ये 19 का मल्टीपल है, 19 का मल्टीपल चेक कर लो आप। ठीक है, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यदि आप चेक करना चाहते हो, और तो हमारे पास जब 62% है, ये 38% है, इसको मेजोरिटी कितनी की मिली है, 24%, 24% यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 6/25, इसी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 36 72 दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, 36 72, यानी कि अब इसको हम एक बार 17 से काटो। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ठीक है, और ये हमारे पास 17 दूनी 34, ठीक है, 17 कम 17, 17 छिकी 102, ठीक है, और 9 छिकी 54, यानी कि ये हमारे पास 4 बार कट गया, 25 चौका 100, यानी कि हमारे पास टोटल वोट्स हमारे पास कितने आ गए, 4 4 20 100 हो गया, 100 × 10 करेंगे 1000, यानी कि 20,000, और 20,000 का उसको कितना परसेंट मिला, 38%। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, पर वैलिड वोट्स की संख्या निकालनी पड़ेगी ना हमको पहले, वैलिड वोट्स की। तो हमारे पास फिर भी यही आएगा, वो तो 17/20 इंटू में 9/10 इंटू में 38%, 38% का मतलब 19/50। तो इतना मिला है दूसरे कैंडिडेट को, लूजिंग कैंडिडेट को हमने। पर सीधा यहाँ से हम चेक करने बैठे हैं, हम यदि यहाँ से भी देख लें सीधा ही कि हमारे पास जो 38% है, हमने 17 और 9 का मल्टीपल चेक करा, तो 17 और 9 का तो था, लेकिन 19 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 19 का मल्टीपल जब हमने चेक करा, तो हमारा सिर्फ 5 से 6 सेकंड में हो गया। बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे कम से कम चाहिए भाई 1 मिनट, तो 1 मिनट तो कम से कम चाहिए हमको इस क्वेश्चन को। तो प्रेफर इसको ही करो कि भाई प्रेफर इसको करो आप, है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा ये खेल, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 9.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 13% पर एनम इज 3080, लेस देन द
अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे पास जो ये कितने का गैप है, 5 ईयर का गैप है, 5 ईयर में कितना मिला होगा उसको, 65%। इसी 65% की वैल्यू ही तो है ये 3080। तो यानी कि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको 100% की वैल्यू चाहिए। यहाँ से 5% की वैल्यू निकालो पहले। 5% की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो 5% की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ पे 13 का भाग दे दो, 13 दूनी 26। ठीक है, 4 8। ओहो, समान राशि की तुलना में, अच्छा, एक निश्चित राशि पर 9.5 वर्ष के लिए 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज समान राशि की समान ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए समान राशि की तुलना में 3080 कम है। तो हमारे पास जो है सम बताना है। ठीक है, तो हमारे पास कितना ईयर कम है, 5 ईयर ही कम है ना, और 5 ईयर की वैल्यू ही हमको सिर्फ 13% दे रखी है। यानी कि जो है 65% की वैल्यू ही हमको 3080 दी हुई है। तो हम यहाँ से यदि 5% की वैल्यू निकालना चाहें तो 13 दूनी 26, 4 बच गया, यानी कि हमारे पास 3080 अपॉन में 13 आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से यदि 20 की 100% की वैल्यू यदि मैं निकलवाऊँ आपसे, तो 3080 इंटू में अपॉन में 13 इंटू में 100। ये सारे के सारे ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, फिर तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं आपको। तो ऑप्शन में हमें जो है हमारा आंसर यही रहेगा। आंसर तो यही आएगा ना हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 9.5 ईयर्स इज 13% पर एनम इज 3080 लेस देन, तो 3080 लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम 4.5 ईयर्स एट द 3080 लेस देन द, अच्छा अच्छा, ओके ओके भाई, देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ाया गया है। ठीक है ना, हमारा पास ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है ना, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलती से वो पढ़ लिया था गलत। ठीक है, हमारे पास यहाँ से 9.5 ईयर्स का ब्याज देखो पहले। ठीक है, 9.5 ईयर्स का ब्याज देखो पहले, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 9.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 13% पर एनम। 13% पर एनम, यानी कि यहाँ से यदि मैं चेक करूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, 123.5 आ रहा है। 123.5% ही तो आ रहा है हमारे पास। पर एनम इज 3080 लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 ईयर। 4.5 ईयर्स के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 4.5 ईयर्स के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बताओ। ये हमारे पास हो गया 13 चौक 52 और 58.5। ठीक है, अब ये हमारे पास अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ से हमारे पास अमाउंट कितना है, यहाँ से 158.5। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 35 है, और इस 35 की वैल्यू हमको 3080 दी हुई है। ठीक है, इस 35 की वैल्यू जो हमको 3080 दी हुई है, तो यहाँ से 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4, 4 और 0, यानी कि मैं यदि 100% की वैल्यू निकलवाऊँ आपसे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8800। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 8800। ठीक है, थोड़ा गलत क्वेश्चन पढ़ाया गया था, मेरे पास अमाउंट दे रखा है यहाँ से। हमारे पास 4.5 ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, हमारे पास 151.5 ही तो होगा, जब हमारे पास इंटरेस्ट 58.5 है, तो हमारे पास अमाउंट 158.5 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 35। 35 की वैल्यू 3080 दे रखे, 5% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, है ना। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल रिलीवेंट मॉक एसएससी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, जिसपे हम ये पीडीएफ अपलोड करते हैं मॉक टेस्ट की। और जो है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इस पे एक न्यू इनिशिएटिव, जैसे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस मैंने डालना स्टार्ट करा है इस पे अभी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैंने 2 टॉपिक जो है कंप्लीट भी कर दिए हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, टीएसडी, ये मैंने कर दिया है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।